नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। कल के लिए माफ़ी चाहेंगे दोस्तों। कल की क्लास में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो गया था, कुछ आवश्यक काम कार्य था, वहाँ पर जाना पड़ा, इसलिए क्लास जल्दी भी ख़त्म कर दिए थे और थोड़ा डिस्टर्बेंस भी लगा था क्लास में। तो चलिए दोस्तों शुरू किया जाए देर ना करते हुए आपकी आज की क्लास। आज की क्लास आपकी क्या होनी चाहिए? तो आज की क्लास आपकी जो भी है वो आप लोग जानते ही हैं कि कल मैंने क्या शुरू किया था। कल मैंने बॉटनी शुरू किया। बॉटनी में मैंने आपको समझाया और बताया और आपके परीक्षा की दृष्टि से जितने भी प्रश्न थे सबका सब मैं क्लियर करवाते चलता हूँ, ताकि ऐसा कभी ना हो कि कोई ऐसा प्रश्न आ जाए और हमारे जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, भाई बहन हैं, मित्र हैं, वो सभी ऐसा फील करें कि सर आपने ये नहीं पढ़ाया है या ये आपने बताया ही नहीं है। तो मैं इतना प्रयास करता हूं कि जितने भी प्रश्न हैं आपके, मेरी जुबान से जो भी वर्ड या शब्द निकल रहे हैं, जो भी वाक्य निकल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पेपर में मिलें आपको, कहीं ना कहीं आपके पेपर में मदद करें। तो आपकी सफलता के लिए प्रयास हमारा रहता है, मेहनत हमारी रहती है, सफलता आपकी रहती है। तो दोस्त सफल होने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। तो चलिए आइए शुरू हो जाते हैं फिर से हम लोग। तो मैंने आपको कल बताया था कि बॉटनी बॉटनी मैंने बताया एक ग्रीक शब्द है और एक लैटिन शब्द है। दोनों में वैज्ञानिकों ने अपना अपना मत दिया है। तो जो ग्रीक शब्द है उसमें उसको कहा जाता है बोटैन। क्या कहा गया? बोटैन कहा गया। बोटैन का अर्थ निकल के क्या आया था? कहा घास, जड़ी बूटी और आपके चारागाह, ये निकल के आया। लेकिन उसी के साथ एक लैटिन शब्द निकल के आया बॉटेन। बॉटेन ये आया। तो इसमें क्या अर्थ निकल के आया? तो इसमें निकल के आया वनस्पति। उसका अर्थ क्या निकल के आया? वनस्पति। तो अब इतनी चीजें जब मैंने आपको बताया तो फिर उसके बाद आपको मैंने इकलर द्वारा जो वर्गीकरण आया पौधों का उसको भी बताया। इसके साथ मैं आपको आज अगली कक्षा में ले चलूं तो बता दूं कि देखिए, अगर आपको कहा जाए कि सबसे पहले ये देखिए, आपने देखा कि वनस्पतियों का अध्ययन, वनस्पतियों का आपने अध्ययन देखा, तो ये बताइए वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बॉटनी कहते हैं। तो बॉटनी का जो अध्ययन होता है वो किसमें किया जाता है? तो बॉटनी के अध्ययन को वनस्पति विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं या किस शाखा में रखते हैं? तो इसे कहते हैं मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे दोस्त, फाइटोलॉजी। क्या कहते हैं? फाइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? फाइटोलॉजी कहते हैं। ये भी आपको जानना बेहद जरूरी है आपके लिए कि क्या कहते हैं इसको? फाइटोलॉजी कहते हैं। ठीक, ये हो गया। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे चले तो आपको मैंने कहा इकलर द्वारा जो वर्गीकरण किया गया पौधों का वो कैसे किया गया। तो आइए मैं बताता हूं कि कैसे किया गया था। इकलर जो वैज्ञानिक थे, अभी मैंने कल भी बताया था इनको कि इकलर ने पौधों का वर्गीकरण किया। क्या किया? पौधों का वर्गीकरण किया। ठीक है, वर्गीकरण इन्होंने किस आधार पे किया? तो इकलर द्वारा जो वर्गीकरण किया गया वो पुष्प के आधार पर किया गया था। ये भी पूछ सकता है, पुष्प के आधार पर, पुष्प के आधार पर। पुष्प के साथ साथ अगर हम कहना चाहें तो ये हो सकता है आपका पुष्प एवं बीज के आधार पे। ठीक है, बीज एवं पुष्प के आधार पर। अब समझ में आ गया होगा कि जो इकलर महाराज थे, इकलर महोदय थे, इन्होंने पौधों का वर्गीकरण किस आधार पर किया? उसके पुष्प और बीज के आधार पर किया। कितना बनाया फिर इन्होंने कहा कि ये दो भागों में पहले विभाजित होते हैं। कितने भागों में विभाजित होते हैं? पहले इन्होंने बताया कि भैया ये कितने भागों में विभाजित होते हैं?
तो ये दो भागों में विभाजित होते हैं। ये कितने भागों में विभाजित होते हैं? तो ये दो भागों में विभाजित होते हैं। पहला कौन सा भाग होता है? तो पहले को कहते हैं अपुष्पोद भिद्ध। अपुष्पोद भिद्ध कहते हैं इसको। अंग्रेजी में इसे कहें तो अभी कल ही बताया था मैंने, इसको कहते हैं क्रिप्टोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स कहते हैं इसको। फिर इसके बाद नंबर आता है दूसरे का, ये तो पहला हो गया, ये आपका ए हो गया मान लीजिए। फिर उसके बाद बी पर चलेंगे, तो बी क्या है भाई? तो देखेंगे, मैंने आपको कल बताया था, इसे बोला था कि एक होता है पुष्पोद भिद्ध। पुष्पोद भिद्ध, ठीक है, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? अभी कल ही तो बताया था, फिनरोगैम्स कहते हैं ना, फिनेरोगैम्स। फिनेरोगैम्स, ठीक है। ये बाहर की तरफ जा रहा है, हो सकता है कट भी गया हो, लेकिन कल मैंने बताया था इसलिए बहुत ज्यादा खास नहीं। फिर इसके बाद देखते हैं, तो इन्होंने कहा कि इकलर ने जो किया था वर्गीकरण, इसमें 5 शाखाएं दिखती हैं। तो ये तो 2 ही दिख रही हैं, 5 शाखाएं कैसे दिखती हैं? फिर इन्होंने अपुष्पोद्भिद, मतलब जिसमें पुष्प नहीं पाए जाते हैं या बीज नहीं पाए जाते हैं, ऐसे जो पौधे होते हैं उनको अपुष्पोद्भिद में रखा जाता है। तो अपुष्पोद्भिद में रखा जाता है, तो देखिए इसमें कितनी शाखाएं बनाई इन्होंने? इन्होंने इसमें बनाई 3 शाखाएं। कितनी शाखाएं? 3 शाखाएं बनाई। देख लीजिए 3 शाखाएं कौन कौन सी हैं? एक शाखा यहाँ पे, एक शाखा यहाँ, एक शाखा यहाँ। तो ये जो शाखा है, इस शाखा में पहला इन्होंने बनाया कि भाई थैलोफाइटा। इन्होंने कहा कि एक होता है थैलोफाइटा नाम का वर्ग, थैलोफाइटा वर्ग में बांटा इसे। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि एक होता है ब्रायोफाइटा। क्या होता है? ब्रायोफाइटा। तीसरा जो होता है इसमें, इसे इन्होंने कहा कि टेरिडोफाइटा होता है। क्या होता है? टेरिडोफाइटा। फाइटा, इसको हिंदी में भी लिख लीजिए, तो क्या कहते हैं इसको? इसको कहेंगे थैलोफाइटा। थैलोफाइटा, ठीक। इसके बाद दूसरा क्या है? ब्रायोफाइटा। इसे क्या कहेंगे भाई? ब्रायोफाइटा। इसके बाद क्या कहेंगे? ये ब्रायो है, ठीक है। और ये क्या हो गया? टेरिडो। टेरिडोफाइटा, ठीक है। ये हो गए, 3 हो गए। तो आप कहेंगे कि ये तो 3 हुए, इन्होंने 5 वर्ग दिखाया है। ये 3 हुए, इन्होंने कितने वर्ग दिखाया है भाई? तो इन्होंने 5 वर्ग दिखाया है। तो अब कैसे दिखाया है वो भी मैं बता रहा हूं आपको। फिर इसके बाद इन्होंने ये जो पुष्पोद्भिद है, इसको भी इन्होंने 2 भागों में बांटा। कितने भागों में? 2 भागों में विभाजित किया। तो 2 भागों में जो विभाजित किया, उसमें से एक है आपका जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म इसी नाम से ही देता है, एक जिम्नोस्पर्म हो जाएगा। और दूसरा जो होता है उसे कहते हैं आप लोग एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म, ठीक है। चलिए स्पर्म। तो इस तरह से आप देखेंगे 1 2 3 4 5, इसे कहेंगे जिम्नोस्पर्म। तो भाई जब लिखा जा रहा है तो सबको उसी तरह से लिखा जाए, जिम्नोस्पर्म। और इसे कहेंगे एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म। थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए तो सब एक ही में आ जाएगा। हो गया ना? लीजिए आ गया सब।
इकलर द्वारा पौधों का वर्गीकरण हो रहा है अभी। अब इसके बाद देखा जाए तो ये जो आपके 5 वर्ग के पौधे हैं, 1 2, ये तीसरा है यहाँ पे, यहाँ से तीसरा, और ये चौथा, और ये 5वां। ठीक है, ये 5 वर्ग के पौधे आपको दिख रहे हैं। पांचों वर्ग के पौधे में कुछ न कुछ खासियत है, कुछ न कुछ इनकी अलग अलग खूबी है, इनमें आने वाले पौधे अलग अलग हैं, तो इनके बारे में अध्ययन करना। तो अब कहें कि ये जो थैलोफाइटा है, थैलोफाइटा में कौन कौन से पौधे आते हैं, इनमें क्या विकास होते हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, तो इनके बारे में जानना है। तो अब एक एक के बारे में मैं आपको अलग अलग से बता दे रहा हूं। यहाँ पर अगर बता दूंगा तो आपको ये लगेगा कि सब इसी में एक ही चार्ट में आपने समाप्त कर दिया, लेकिन ये चीजें हो गई हैं। तो अब मैं आपको थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा ऐसे ऐसे करके एक एक पेज पर बता दे रहा हूं, तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए, मैंने कहा था ना कि पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि फोन अपने आपकी क्लास जब चलती है तभी बजता। तो चलिए अगला पेज ले लेता हूं, अगले पेज पे देखता हूं भाई क्या आता है। तो अगले पेज पे ये आपका मिल जाएगा, कलर चेंज कर देता हूं पेज का, तो ये पेज ले लेते हैं। इस पेज पर अब आप देखेंगे तो मैं पहले रेड लेता हूं। ठीक है, पहला क्या है, थैलोफाइटा। थैलो कटेगा तो कई कई कटेगा एक ही के चक्कर में। थैलोफाइटा। अब ये जो थैलोफाइटा है इसके बारे में जानना है। तो थैलोफाइटा को आप जानते हैं कि ये ऐसे पौधे होते हैं जिनमें जड़, तना व पत्ती का विकास नहीं होता है, का विकास नहीं होता है। इनका विकास नहीं होता है। और अगर अगली बात करें तो भाई इसमें और भी बातें हैं, उस बातों को भी देख लिया जाए। तो ये हो गया। दूसरा कह लें तो इसमें एम्ब्रियो का विकास नहीं हुआ होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं हुआ होता है। एम्ब्रियो का मतलब क्या होता है, भ्रूण का विकास, भ्रूण का विकास नहीं होता है, भ्रूण विकसित नहीं होता है इसमें। ठीक है, ये हो गया। एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण का भी विकास इसमें नहीं हुआ होता है। न जड़ होती है, न तना होता है, न पत्ती होती है। तो ये सारी की सारी चीजें इसमें नहीं होती है। और साथ ही साथ बात करें कुछ और अंगों की कि वो भी होते हैं कि नहीं होते हैं, तो एक होता है आपका, आपने पढ़ा होगा जाइलम, और दूसरा पढ़ा होगा आपने फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम दोनों आपने पढ़ा होगा। ये दोनों के दोनों संवहनी ऊतक हैं। क्या है, संवहनी ऊतक हैं, संवहन अंग हैं। ठीक है, संवहन अंग या संवहनी ऊतक आप जो भी कहिए, तो ये होते हैं, संवहनी का मतलब संवहन करने वाले होते हैं। जाइलम से जल का, जाइलम से जल का संवहन होता है। फ्लोएम से आपके किसका संवहन होता है, फ्लोएम से आपके भोजन जो पका होता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ग्रहण करना, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना, उन सब का, यानी कि भोज्य पदार्थों का अंग, भोज्य पदार्थों का संवहन किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा। ये पत्तियों में होता है, जाइलम जड़ में होता है। जाइलम कहाँ का कार्य करता है, जड़ में काम करता है। फ्लोएम कहाँ काम करता है, तो ये भी इसमें क्या होते हैं, नहीं होते हैं। इनका भी विकास, देखिए मैं इस पे यहाँ पे कट लगा दे रहा हूं, इसका मतलब है कि नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, नहीं पाया जाता है। ये हो गया। फिर उसके बाद मैं बात कर लूं इस पे, तो इसके उदाहरण कौन कौन से हैं भाई। जब ये सारी चीजें इसमें नहीं पाई जाती हैं तो उदाहरण में आपको क्या क्या मिल सकते हैं इसमें, तो आपका इसमें आ जाएगा बैक्टीरिया। क्या आ जाएगा भाई, बैक्टीरिया आ गया। और कोई उदाहरण आप लोग बताइएगा, कुछ उदाहरण आप लोग भी बता दीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए।
कि क्या क्या उदाहरण होते हैं। एक तो बैक्टीरिया हो गया, दूसरा एल्गी हो जाएगा, तीसरा फंगस हो जाएगा। मैं बताते चल रहा हूँ, लाइकेन भी हो जाएगा इसी में। सारी चीजें तो मैंने बता दिया। बचा क्या आपके लिए, मैं लिख भी दे रहा हूँ भाई, नकल करने में आप लोग माहिर हैं। बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया के बाद आपका एल्गी हो गया, एल्गी के बाद आप क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे फंगस हो गया, फंगस। ठीक, फंगस के बाद की बात करेंगे तो अभी इसी में लाइकेन भी आप रख सकते हैं, लाइकेन। ठीक है, तो अब इनकी हिंदी लिखना चाहेंगे, क्योंकि कितने लोग होंगे जिनको इनका मतलब ही नहीं पता होगा, तो वो भाई क्या करेंगे, कर या अक्षर भाई इस बराबर कह के हमको साइड कर देंगे, हमारी क्लासें नहीं देखेंगे फिर। तो बैक्टीरिया का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों होता है जीवाणु। बैक्टीरिया का क्या मतलब होता है, बैक्टीरिया का मतलब होता है जीवाणु। फिर उसके बाद आता है एल्गी। एल्गी का मतलब क्या होता है, शैवाल। फिर आपका आता है फंगस। फंगस का मतलब क्या होता है, कवक। और इन्हीं दोनों का सामूहिक रूप जब बन के आता है तो वो बनता है लाइकेन। क्या बनता है भाई, सहजीवी लाइकेन, लाइकेन बन जाता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके थैलोफाइटा के उदाहरण। थैलोफाइटा के बाद चलेंगे हम लोग, तो किसमें चलेंगे, थैलोफाइटा के बाद चलेंगे आपके ब्रायोफाइटा में। तो इसको स्क्रीनशॉट करना हो तो कर सकते हैं आप लोग आराम से, आप लोग स्वतंत्र हैं इसके लिए। हो गया हो तो चला जाए, लीजिए अगला पेज आपका, और वाइट कर दे रहे हैं। इस पे जब आ गए हैं तो ये कहाँ है, ये है आपका काहे का है, तो ये है ब्रायो, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा। ज्यादा स्लो हो तो स्पीड बढ़ा लीजिएगा आप लोग, जिसको स्लो चाहिए होगा वो स्पीड कम कर लेगा, जिसको ज्यादा चाहिए होगा स्पीड बढ़ा लेगा। ये आप लोगों के लिए है। ठीक, ये लीजिए ब्रायोफाइटा की बात करें तो इसमें जड़ के समान संरचना पाई जाती है, समान संरचना पाई जाती है, जड़ नहीं पाया जाता है, जड़ के समान संरचना पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग राइजॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, राइजॉइड्स। तो राइजॉइड्स अगर कोई पूछे क्या होता है, तो ये ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधों में जड़ के समान संरचना होती है, उसे हम लोग राइजॉइड्स कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद बात आती है कि तना व पत्तियां क्या इसमें होती हैं, तना व पत्तियां इसमें होती हैं कि नहीं होती हैं। तना व पत्ती भी इसमें भी क्या होती है, अविकसित होती है, इसमें भी क्या होती है, अविकसित होती है। एम्ब्रियो फॉर्मेशन की बात करें कि एम्ब्रियो का विकास हो जाता है कि नहीं हो जाता है, तो एम्ब्रियो भी फॉर्मेशन भी इसमें भी क्या होता है, अल्प विकसित होता है, यानी कि अविकसित हो जाता है। जाइलम और फ्लोएम की बात करें तो जाइलम और फ्लोएम भी इसमें भी क्या होता है, अविकसित होता है, इसमें भी क्या होता है, अविकसित होता है। सही है, ठीक है, चलिए अविकसित होता है ना, कहाँ गया भाई, अच्छा जाइलम और फ्लोएम, आपका जाइलम हो गया और फ्लोएम हो गया, जाइलम और फ्लोएम। हिंदी में भी इनको भी कह दें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एक तो ऐसे जाइलम और ये हो जाएगा आपका फ्लोएम। एक को कहते हैं पोषवा, एक को कहते हैं दारू, एक को कहते हैं क्या, पोषवा, और एक को कहते हैं दारू। शुद्ध हिंदी में चले जाएंगे, ये तो इंग्लिश हो गई ना, इसी की हिंदी बोल दिए हम, इसी की हिंदी क्या है, जाइलम है, इसी की हिंदी फ्लोएम है, लेकिन इनको शुद्ध हिंदी इनका अर्थ निकालेंगे तो अर्थ होता है दारू और पोषवा। ठीक है,
लिखना है तो आप लिख सकते हैं, दार और पोसवा इनको कहते हैं, इन दोनों को। तो इसका भी विकास इसमें नहीं हो पाता है, इनका भी विकास नहीं हुआ होता है। तो जब इतनी चीजें, ये सारी चीजें नहीं होती हैं, तो इनका उदाहरण भी देख लिया जाए। उदाहरण पर आए, उदाहरण में क्या क्या उदाहरण मिलते हैं आप देखिए। एक तो होता है मॉस। क्या होता है भाई? मॉस, मॉसेस होते हैं। दूसरा क्या होता है? रिक्सिया। क्या होता है? रिक्सिया होता है। क्या होता है भाई? रिक्सिया होता है। रिक्सिया के साथ आप देखेंगे फ्लूनेरिया होता है। फ्लूनेरिया नाम सुना होगा आपने। मार्केसिया भी है इसी में। क्या है? इसी में मार्केसिया भी है, मार्केसिया भी है। मार्केसिया के साथ साथ आप देखेंगे इसी में तो फ्लूनेरिया भी है। फ्यूनेरिया जी, फ्लूनेरिया नहीं, फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया भी इसी में आता है। तो ये इसके उदाहरण बन जाएंगे। किसके? आपके ब्रायोफाइटा जगत के उदाहरण हो जाएंगे। ब्रायोफाइटा जगत के जो वर्ग के पौधे हैं उनके उदाहरण आपके मिल गए। क्या क्या उदाहरण हुए हैं? तो आपका देख लीजिए, मॉसेस हैं, मार्केसिया है, रिक्सिया है और साथ ही साथ फ्यूनेरिया है। तो ये हो गया आपका ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में आप देखें तो इसमें भी कुछ नहीं विकास हुआ है, सिर्फ क्या सिर्फ किसका विकास हुआ है? तो सिर्फ और सिर्फ किसका विकास हो गया है भाई? तो आपका ये जड़ के समान संरचना की, जड़ के समान संरचना का क्या हो गया है? सिर्फ विकास हुआ है, बाकी और कोई विकास नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। फिर इसके बाद चलते हैं, आपका अगला पेज लेते हैं तो आ जाएगा टेरिडोफाइटा। क्या आएगा भाई? टेरिडोफाइटा आएगा। टेरिडोफाइटा लिखा किसी तरह से जाता है, पढ़ा किसी तरह से जाता है। टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ठीक है भाई, इतना बढ़िया से आपको समझा रहे हैं, ये इस तरह से समझाना आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकता है, क्योंकि यहाँ से अगर प्रश्न बन गया तो आप लोगों के लिए आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। चलिए ठीक है, टेरिडोफाइटा पे आते हैं। तो टेरिडोफाइटा में सारे विकास आपको देखने को मिल जाएंगे। कौन कौन से मैंने बोला है कि जड़, तना, पत्ती, इनका विकास भी हो जाएगा। एम्ब्रियो फॉर्मेशन भी हो जाएगा। एम्ब्रियो फॉर्मेशन के बाद कहें पोषवाह की बात कर लें तो जाइलम और फ्लोएम, इनका भी विकास हो जाएगा। मतलब अब लगभग सबके विकास ये उच्च कोटि की तरफ चल रहे हैं। जाइलम और फ्लोएम का भी विकास हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन से उदाहरण आएंगे, तब उसके बाद जो आप देखते हैं पौधे, उनका नाम आ जाएगा। तो अभी मैं आपको सारी चीजें दिखाऊंगा कि कौन कौन कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, तो ये आपका आप आएंगे इसमें तो इसमें हो जाएगा आपको जड़ का भी विकास होता है, पत्तियों का भी विकास हो जाता है, तने का भी विकास होता है यानी कि स्टेम का भी विकास हो जाता है, एम्ब्रियो का भी विकास हो जाता है, एम्ब्रियो का भी विकास हो जाता है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन भी तैयार हो जाता है, इसमें फॉर्मेशन भी होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये हो गया एम्ब्रियो फॉर्मेशन। साथ में जाइलम और फ्लोएम भी हो जाता है। जाइलम यू रहेगा, जाइलम एंड फ्लोएम, फ्लोएम ये भी विकसित हो जाता है। साथ ही साथ आपके ये सारी चीजें हो गई ना। जब ये सारी चीजें हो गई तो इसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे आप लोग। तो एग्जाम्पल आपका बता दे रहे हैं, एग्जाम्पल क्या क्या होता है। तो सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा इसमें क्या, इसमें देखने को मिल जाएगा फर्न। क्या देखने को मिलेगा? फर्न नाम आपने बहुत बार सुना होगा। फर्न मिल जाएगा, क्या बोलते हैं उसे, ड्रायोप्टेरिस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ड्रायोप्टेरिस मिल जाएगा, ड्रायोप्टेरिस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये उदाहरण हो जाते हैं आपको क्या, टेरिडोफाइटा के। और भी कुछ चाहेंगे तो और भी मिल जाता है। मर्सीलिया मिल जाता है। मर्सीलिया के बाद क्या मिल जाता है? सिस्टम मिल जाता है, इक्विसिटम। हाँ, इक्विसिटम मिल जाता है। क्या मिल जाता है? इक्विसिटम मिल जाता है उदाहरण में।
इक्विसिटम के साथ आपको मर्सीलिया मिल जाता है। क्या मिलता है? मर्सीलिया भी है, मर्सीलिया भी है। तो ये सारे उदाहरण आपको मिल जाते हैं टेरिडोफाइटा में। टेरिडोफाइटा के बाद चलते हैं अब जो आपको पूछा जाता है ज़्यादातर नॉर्मल एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो उसकी बात कर ले। तो उसकी बात करेंगे तो आपको मिलेगा ये भाई, क्या नाम है इसका, तो दो बांटा था मैंने ना। अब आएगा पुष्पोद्भिद। पुष्पोद्भिद में जो दो भागों में बांटा था, पहला भाग जो आता है वो आपका बनता है जिम्नोस्पर्म। क्या बन जाता है भाई? तो बनता है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का मतलब नग्न बीजी, नग्न बीजी। जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या हुआ? नग्न बीजी। या फिर इनको इसी शब्द में लिख देता है जिम्नोस्पर्म, इसी तरह से लिख देता है। तो इन तीनों में से कोई भी हो, आप बस इतना समझ जाइएगा कि ये किसकी बात कर रहा है, जिम्नोस्पर्म की बात कर रहा है। तो जिम्नोस्पर्म की बात जब ये कर रहा है तो भाई आगे चलते हैं, कुछ और बात कर लेते हैं इसके बारे में। इसमें जड़, तना, पत्ती, पत्ती के साथ एम्ब्रियो का भी विकास शुरू हो जाता है। एम्ब्रियो, ठीक है, एम्ब्रियो का विकास हो जाता है। इस तरह से तो गलत हो जाएगा, आप लोग कहेंगे क्या घसीट रहे हैं सर जी, ठीक है। एम्ब्रियो फॉर्मेशन भी शुरू हो जाता है। जाइलम फ्लोएम एकदम विकसित रूप में दिख जाते हैं। जो जाइलम है, फ्लोएम है, फ्लोएम है, ये भी विकसित हो जाते हैं। और साथ ही साथ इनका जो बीज होता है वो नग्न होता है। इनका बीज नग्न का मतलब क्या होता है? बीज पर बीज नग्न होता है, नग्न होता है, ठीक है। कैसा होता है? तो नग्न होता है, नग्न होता है। नग्न होने का मतलब कि बीज चोल नहीं पाया जाता है। बीज चोल, बीज चोल का मतलब होता है बीज आवरण, बीज आवरण। प्रश्न यहीं से बनता है, इसीलिए मैं सारे रूप को बता दे रहा हूं। इसी को अंग्रेजी में कह देता है सीड कोट नहीं पाया जाता है। सीड कोट एब्सेंस होता है। क्या होता है? एब्सेंस होता है, एब्सेंट होता है ना, सीड कोट। अब यही सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला प्रश्न है इसमें, पौधों में। पौधों में इस वर्ग से सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, इसीलिए इसको देखना ज्यादा जरूरी हो जाता है आपके लिए, ठीक है। यहाँ तो लोग परेशान कर देते हैं यार, ठीक। अब इसमें उदाहरण भी पूछता है आपसे कि भाई इनके उदाहरण भी तो बताइए कुछ। आपने सिर्फ यही बता दिया, उदाहरण तो आपने बताया नहीं। चलिए फिर उदाहरण के बाद चलते हैं, उदाहरण की तरफ चलते हैं। तो उदाहरण में बहुत जो लंबे पौधे होते हैं और उनकी उम्र भी बहुत ज्यादा होती है। चलिए जरा बताइए तो उदाहरण में कौन कौन से होते हैं, जल्दी जल्दी बताइएगा। उदाहरण बता दीजिए कुछ, 1 2 3, कोई उदाहरण बताइए, कोई एक बता दीजिए। कोई एक बता देंगे तो हम समझ जाएंगे कि आप लोग जिम्नोस्पर्म पढ़े हुए हैं। आप लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज कहाँ होते हैं पता है आपको? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म कौन सा होता है, जिम्नोस्पर्म कौन सा होता है? तो इसमें यह बताया जाता है, जानते हैं क्या? जिम्नोस्पर्म के लिए आपकी ट्रिक है कि जिम्नोस्पर्म में वे पौधे आते हैं जिनके बीज पर चोल नहीं पाया जाता है, जिनके बीज पर आवरण नहीं पाया जाता है, जिनके बीज पर सीड कोट नहीं पाया जाता है। जिम का मतलब आप जानते हैं? जिम में जब लोग जाते हैं थोड़ी सी बॉडी बना लेते हैं तो इधर उधर टी शर्ट निकालकर, शर्ट निकालकर बॉडी दिखाते हैं अपनी, यानी कि जिम का मतलब जिम्नो का मतलब नग्न,
न नंगे हो जाते हैं। इनके बीज जो होते हैं वो नंगे होते हैं, कपड़े नहीं पहनते हैं। तो इससे याद रखिएगा कि भाई जिम्नोस्पर्म जिम में जाएंगे, कपड़े निकालेंगे, बॉडी बनाएंगे, सबको दिखाएंगे, वही काम इसके बीज का होता है। ये कपड़े ही नहीं पहनता है, बीज चोल ही नहीं होता है, सीड कोट ही नहीं होता है, बीज आवरण ही नहीं होता है इस पर। तो मैंने सारी चीजें तो लिख रखी। जिम में जाओ, बॉडी बनाओ, अपनी बॉडी को दिखाओ, नंगे हो जाओ। जिम नंगे, जिम नंगे, नंगे बीज, नग्न बीजी, हो गया ना? क्लियर हो जाना चाहिए। ऐसे ही ऐसे टॉपिक ऐसे क्लियर करवा लेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, उदाहरण मैंने आपसे पूछा था, उदाहरण में आप लोग क्या क्या बताएंगे? चलिए, सिनकोना का वृक्ष आपने सुना है ना, सिनकोना, सिकोया, सिकोया, सिकोया का वृक्ष सुना है आपने। पाइनस का सुना है, पाइनस, पाइनस का भी एक वृक्ष होता है। सिनकोना मैंने लिख दिया, ये तो सिनकोना की छाल यार, वो क्या याद आ गया, मिस हो गया, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये मिस है, ठीक है। यहाँ पे पाइनस, सिकोया, ठीक है, और एक था साइकस था, साइकस की जगह पे मैंने सिनकोना लिख दिया था, साइकस, साइकस। अच्छा, सिनकोना आया है तो सिनकोना के बारे में बताइए। तो सिनकोना कौन सा पौधा होता है? सिनकोना, सिनकोना कौन सा पौधा होता है? इससे कौन सी औषधि बनाई जाती है? कौन सी औषधि के रूप में इसके पौधे का उपचार होता है? भाई पौधे से किस बीमारी का इलाज किया जाता है? ये बता दीजिएगा। जब गलती से ये आ गया तो गलती को भी सुधार, गलती में भी प्रश्न निकाल लीजिए, गलती में भी एक प्रश्न निकालकर बाहर कर दीजिए उसको। बताइएगा सिनकोना का जो वृक्ष होता है, सिनकोना की जो छाल होती है, उससे किस बीमारी का इलाज किया जाता है? चलिए, ये तो हो गया आपका। इसके बाद चलें अगले पेज पर। अगला पेज आपका क्या हो जाएगा भाई? तो अगला पेज हो गया आपका एंजियोस्पर्म का। अब जैसे उसमें आपने, ये बता रहे हैं आपको, पहले हेडिंग बना लें, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ओ, आर इसमें से गायब है, आर इसमें से गायब है तो हम भी तो गायब हैं, लिखिए, बनाइए। एंजियोस्पर्म, इसे कहते हैं आवृत बीजी, आवृत बीजी, आवृत बीजी, ठीक है, आवृत बीजी। और आवृत बीजी ये हो गया आपका। अच्छा, इसको आप लोग एक मिनट यहाँ पे नाम इसका रख दीजिएगा, नग्न बीजी लिखे हैं ना, अनावृत बीजी भी लिख लीजिएगा कि इसे अनावृत बीजी भी कहते हैं। ये तो भूल गए, अनावृत बीजी भी कहते हैं इसको, आवृत बीजी, अनावृत बीजी, मतलब जिस पर आवरण नहीं पाया जाएगा वो अनावृत बीजी है, जिस पर आवरण पाया जाएगा वो आवृत बीजी है। दोनों का अंतर और वो क्लियर हो जाना चाहिए, आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए। अब देखिए, जिम्नो वाला जिम में जाता था, नंगा हो जाता था। एनजीओ वाला जो है वो एनजीओ चलाता है, संस्कारी है, इसलिए कपड़े पहन के आता है। समझ में आया आपको? एनजीओ वाला एनजीओ चलाता है, इसलिए कपड़े और सीड कोट पहन के आता है, कोट पहन के आता है। इसका जो सीड होता है वो कोट पहन कर आता है। इसका मतलब क्या है? आवृत बीजी। आवृत का मतलब आवरण बीजी, आवरण, बीज पर आवरण पाया जाएगा इस पर। इतना अगर आप समझ जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है भाई, इसमें यही दिक्कत करता है कि आवृत बीजी के कौन से उदाहरण है, अनावृत बीजी के कौन से उदाहरण है। तो इसमें क्या होता है, जड़, तना, पत्ती, इनका विकास हो चुका होता है। एम्ब्रियो फॉर्मेशन इसमें पूरा हो चुका होता है, विकसित होता है पूर्ण रूप से। एम्ब्रियो फॉर्मेशन जो होता है ना, भ्रूण का विकास, इसमें पूर्ण रूप से हो चुका होता है, जिसे कहते हैं भ्रूण का विकास पूर्ण रूप से हो चुका होता है इसमें। फिर उसके बाद इसमें भी, इसमें जाइलम और फ्लोएम भी पूर्ण रूप से विकसित हो चुके होते हैं। जाइलम और फ्लोएम भी पूर्ण रूप से विकसित इसमें भी होते हैं। इसमें तो उदाहरण ही देखना रह गया था, सारी चीजें यहाँ तो हो ही गई हैं, लेकिन इसमें बीज पर ये वाला
बीज आवरण, या इसी को कहेंगे सीड कोट, इसी को कहेंगे बीज, बीज नहीं जी, बीज चोल, बोलते कुछ है लिखते कुछ है, बीज चोल इसी को कहेंगे, ठीक है, बीज चोल भी कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या कहना चाहा। मैंने कहा कि यही चीजें हैं, यही आवरण पाया जाएगा। इसके उदाहरण के बारे में बताइएगा, तो उदाहरण जरा बताइएगा। तो उदाहरण बताएंगे तो सभी जो आपके बीज आपके दिखते हैं, जैसे कि आम हो गया, अमरूद हो गया, आम हो गया, अमरूद हो गया, नीम हो गया, ठीक है, आम, अमरूद, नीम, खीरा, ककड़ी, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, जो भी ले लीजिए, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया। इसमें तो बहुत सारे उदाहरण हैं जो आपको दिखते हैं। नॉर्मली जो पौधे आपको दिख रहे हैं वो सब के सब कैसे होते हैं? सब के सब नॉर्मली जो दिख रहे हैं वो आपके आवृतबीजी होते हैं। तो अगर आपको समझ में न आया हो तो बताइए। अब आप आराम से आप बता सकते हैं, आराम से आप बता सकते हैं कि भाई जो जिम में जाएगा वो नंगा रहेगा। जिम वाले क्या रहेंगे? नंगे रहेंगे। जिम वाले कैसे रहेंगे? एक मिनट, जिम वाले कैसे रहेंगे? नंगे रहेंगे। और एनजीओ वाले क्या रहेंगे? एनजीओ वाले कोट पहनकर आएंगे। इसीलिए तो दोनों का मतलब समझ में आया आपको कि जिम्नोस्पर्म में अनावृत बीजी, अनावृत बीजी, और एंजियोस्पर्म में आवृत बीजी। यहीं से प्रश्न आपको बार बार पूछता है कि इसमें से कौन कौन से आते हैं। तो इसमें कोट पहना है यानी कि सीड कोट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीड कोट उपस्थित हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा। और इसमें सीड कोट नंगे है, इसीलिए कोट नहीं पहनेगा। कोट क्या करेगा? नहीं पहनेगा भैया, ये बेशरम है, ये पूरा रूप से संस्कारी है। संस्कारी वाला अच्छा होगा कि वो वाला अच्छा होगा? उदाहरण में मैंने बताया, इसमें साइकस हो गया, पाइनस हो गया, सिकोया हो गया। जिम्नो में, एनजीओ में जितने भी पौधे आपको दिख रहे हैं सब के सब आवृत बीजी ही होते हैं। आपको अगर मैं दिखाना चाहूँ तो देख लीजिए, अब मैं आपको दिखा दे रहा हूँ सर्च कर करके एक एक पौधा, एक एक पौधे का। जैसे कि आपको दिखा दिया जाए बीज चोल। सबसे पहले आपको बीज चोल दिखा दिया जाए। नेट कनेक्टर है कि नहीं भाई? फिर से आ जाइए। यहाँ पर मैं आपको सीड कोड दिखा दूँ। सीड, ओह माफ कीजिएगा, सीड कट कहाँ गया जी? हाँ, सीड कोट, सीड कोट अभी आपको दिख रहा है। देखिए द प्रोटेक्टिव आउटर लेयर है ना, प्रोटेक्टिव आउटर लेयर आप सीड्स, प्रोटेक्टिव आउटर लेयर का मतलब होता है जो रक्षित। हाँ देख लीजिए, अब यहाँ पे आपको दिख गया, ये देखिए, ये देखिए बीज है ना, बीज के ऊपर ये देखिए ये आवरण दिख रहा है। ये पौधा बड़ा होगा ना? हाँ, ये देखिए ये जो आवरण है, देखिए बीज का ये अंदर अंदर का भाग है। अंदर के भाग ये देखिए एक आवरण, एक कोट में से निकल, देखिए सीड कोट लिखा हुआ है, एक आवरण में से निकल रहा है, उसी को हम लोग सीड कोट कहते हैं। ये आपका किस में आता है? तो ये आपका एंजियोस्पर्म में आता है। देखिए ये आपका किस में आता है भाई? तो ये आपका एंजियोस्पर्म में आता है। ये किस में आता है? एंजियोस्पर्म में आता है। एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म वाला क्या होता है? देखिए ये पूरी तरीके से कोट दिख रहा है ना आपको, ये
बीज का आवरण दिख रहा है, बीज का जो आवरण होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को आवृत बीजी कहते हैं। बस इतना सा अंतर था इसमें। अब सीड को जिसमें नहीं पाया, यही आवरण जिसमें नहीं पाया जाएगा उसे हम लोग जिम्नोस्पर्म कह देंगे, उसे हम लोग क्या कह देंगे, जिम्नोस्पर्म कह देंगे। ठीक है, तो आज के लिए मैं सोच रहा हूं कि इतना ही रहने दो, क्योंकि इतना तो बहुत हो गया। आप लोगों को इसमें अंतर देखना है तो अंतर आप लोग बहुत अच्छे से देखते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें आपको अंतर देखने में। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए मैं सोच रहा हूँ इतना ही रहने दो, बाकी चीजें जो होंगी वो मैं कल लेकर आऊंगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, टाटा, बाय बाय।